हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म में। तो आज जो पेपर हुआ था ऑडिटर का, ये 2020 का पेपर, मतलब कि ये नोटिफिकेशन था। तो इसका आज ही मेंस शुरू हुआ है और कल पेपर 2 है और परसों ऑप्शनल है। ठीक है, तो आज पेपर 1 हुआ था। हम लोग इसका एक बार देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है 67 बीपीएससी मेंस के लिए, क्योंकि हम लोग को इसमें एक आइडिया लगेगा कि किस टाइप का करंट अफेयर पूछा जा रहा है, स्टैट का क्या लेवल है और हिस्ट्री कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो है ट्राइबल मूवमेंट शुड बी व्यूड एज हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, डिस्कस द ऑब्जेक्ट्स एंड द नेचर ऑफ द मूवमेंट इन द 19th सेंचुरी इंडिया। ठीक है, मतलब कि एक तरह से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो ट्राइबल मूवमेंट था उसको हम लोग एक नीचे से उभरता हुआ इतिहास के रूप में हम लोगों को उसको देखना चाहिए। तो इसी के संदर्भ में हमें बताना है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, कि उसका उद्देश्य क्या था, उसका नेचर क्या था, कि उसका भाव क्या था। जो मूवमेंट हो रहा था 19th सेंचुरी में, हाँ इंडिया में, देखिए यहाँ पे ये भी है कि इंडिया में जो हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आप बस एक दो मूवमेंट पे नहीं जाना है, यहाँ पे ऑल ओवर में आप जा सकते हैं। तो उसके बारे में आपको बताना था कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका मतलब किस टाइप में वो लोग आ करके लड़ रहा था मेनली। क्योंकि हम लोग ये देख रहे थे कि ये लोग का जो मेनली ऑब्जेक्टिव था वो था टू फाइट विद द जमींदार्स, मतलब अगेंस्ट द जमींदार्स, मनी लैंडर्स एंड ब्रिटिशर्स। ठीक है, और मेनली ये लोग का जो नया नया फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो इंट्रोड्यूस किया जा रहा था जो ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसके अगेंस्ट था। और फिर एक इंडिगो प्लांटेशन जो था, उसके अगेंस्ट भी ये सब लोग जो थे, ट्राइबल लोग, ये सब लड़ रहे थे। तो इसी को हम लोग को अच्छे से ऑब्जेक्टिव्स, नेचर, फिर अलग अलग मूवमेंट दिखा देना है। फिर हम लोग मैप बना के शो कर सकते हैं, ठीक है, कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा मूवमेंट हुआ था। तो ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, डू यू थिंक दैट द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज अ लीडरलेस मूवमेंट? थ्रो लाइट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ दिस मूवमेंट इन बिहार। क्वेश्चन है कि क्या आप समझते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन एक नेतृत्व विहीन आंदोलन था? बिहार में इस आंदोलन की प्रगति पर प्रकाश डाले। तो यहाँ पे यही है कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट था, जब इसको डिक्लेयर कर दिया गया था 8 अगस्त को, फिर 9 अगस्त को क्या होता है कि सारा लीडर्स को हटा दिया जाता है। तो हम लोग ये तो नहीं कर सकते कि ये लीडरलेस मूवमेंट था, बट हाँ हम लोग ये कर सकते हैं कि द न्यू फॉर्म ऑफ लीडर्स एमर्ज ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, जिसमें हम लोग जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, ये लोग के बारे में बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थ्रो लाइट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ दिस मूवमेंट इन बिहार, कि बिहार में ये कैसे फैला। तो यहाँ पे जो क्विट इन इंडिया मूवमेंट जो बिहार में हुआ, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, ये सब, फिर हम लोग ये बता सकते हैं कि कैसे यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद को भी अरेस्ट कर लिया गया था। ये पहले पार्ट में ही होगा, बट हाँ मूवमेंट इन बिहार में ये भी आ जाता है। फिर जयप्रकाश नारायण के द्वारा आज़ाद दस्ता को ऑर्गेनाइज़ किया गया। फिर नेपाल में उसका सेंटर बनाया गया जहाँ पर उसे उन लोगों को, यूथ को ट्रेनिंग मिलता था। ये सब हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन है, एनालाइज द ह्यूमनिज्म इन रविन्द्रनाथ टैगोर्स फिलॉसफी। रविन्द्रनाथ टैगोर के दर्शन में मानववाद का विश्लेषण कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग को रविन्द्रनाथ टैगोर के जो मानववाद था उनका, जो कि ह्यूमन को लेकर के था। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर क्या कहते थे कि हम लोग को किसी एक मतलब कि हम लोगों को मानवता पे फोकस करना चाहिए। हम लोग को ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स पे ज़्यादा अपना इंक्लिनेशन शो करना होगा। हम लोग को एक ऑल द वर्ल्ड इज़ वन, जैसा कि आप मेरे एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप जा कर के देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि वो कहे थे कि जो पूरा दुनिया है ना, वो पूरा एक घोंसला है, और जो हम लोग हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उसमें बस छोटे छोटे, मतलब अलग अलग देश छोटा छोटा चीज़ है। जैसे कि एक और चीज़ वो कहे थे कि द होल वर्ल्ड इज़ अ बुक एंड द डिफरेंट कंट्रीज आर मियर चैप्टर ऑफ इट, कि बाकी जो देश है वो बस उसके कुछ कुछ चैप्टर है, पूरा दुनिया जो है वो किताब है। तो इनके बारे में आप ऐसा ही और भी ह्यूमनिज्म पे जो बोले वो आप लिख सकते हैं, और इसे एनालाइज करना था, विश्लेषण करना था। फिर क्या है, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ मॉडर्न आर्ट। इसका भी वीडियो आई हैव अपलोडेड, आप उसे देख सकते हैं कि मॉडर्न आर्ट का मेन फीचर्स क्या था। तो आप इसको डायग्रामेटिकली शो कर सकते हैं, आप मॉडर्न आर्ट दिखा सकते हैं कि कहाँ कहाँ इंडिया के मेनली वो नॉर्थन पार्ट बिहार को कंप्राइज करता हुआ बना था। फिर स्तूपा बना सकते हैं आप, फिर जो पिलर था वो आप दिखा सकते हैं। तो ये सब आप कर सकते हैं मार्क्स गेन करने के लिए। नेक्स्ट था सेक्शन 2 जो कि करेंट अफेयर था।
तो पहला क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन बाय इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, हाउ इज़ इट बेनिफिशियल इन द डेवलपिंग इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इन द रीजन। तो यहाँ पे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम के बारे में आपका क्या अभिप्राय है, यह किस प्रकार से इस क्षेत्र में आर्थिक सहयोग विकसित करने में लाभकारी है। तो ये पूछा गया था, ये मई का करेंट अफेयर में था, आप विजन IAS को उठा के देख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेनली ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम में लगभग 14 देश है और मेनली ये इंडो पैसिफिक को प्रोटेक्ट करने के लिए एक तरह से कह सकते हैं क्वाड आया ही था, अब इसे भी लाया गया है, ठीक है, ताकि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसको प्रोटेक्शन मिल सके और ये इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन में मदद करेगा, क्योंकि हम लोग ऐसे तो आसियान के साथ नहीं डील करते हैं, बट इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम में आसियान कंट्रीज़ का बहुत सारा मेंबर है, ठीक है, जिससे कि हम लोग एक जो ट्रेड है तो हम लोग ट्रेड अच्छा से कर पाएंगे। तो इसमें आपको वही बढ़ा चढ़ा के लिखना था, अच्छे से लिखना था मतलब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कोल्ड चेन सिस्टम एंड हाउ कैन इंडिया स्ट्रेंथन इट्स हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर विद द रोबस्ट यूज़ ऑफ दिस सिस्टम। तो क्वेश्चन है कि कोल्ड चेन प्रणाली से आपका क्या अभिप्राय है, इस प्रणाली के अधिक प्रयोग से भारत किस प्रकार अपने स्वास्थ्य देख रेख के ढांचे को सशक्त कर सकता है। तो ये था। तो कोल्ड चेन सिस्टम है क्या, तो यही है कि एक तरह से स्टोरेज के लिए होता है कि हम लोग वैक्सीन तो प्रोड्यूस कर दिए बट उसको हम लोग को डिस्टेंस प्लेसेस में उसको डिलीवर करना था, गांव तक में पहुंचाना था, तो हम लोग के पास सही से एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना हुआ था। तो उसी पे है कि हम लोग को कोल्ड चेन सिस्टम को डेवलप करना चाहिए कि उसको सेफली हम लोग वहाँ तक डिलीवर कर सकें। और इंडिया कैसे अपना हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती दे सकता है विद अ रोबस्ट यूज़ ऑफ दिस सिस्टम, कि अगर स्टोरेज फैसिलिटी होगा तो इंडिया का हेल्थ केयर इम्प्रूव होगा, वैक्सीन ज़्यादा स्टोर होगा, ठीक है, लोगों तक ये पहुँचेगा तो लोग का स्वास्थ्य बेटर होगा। तो आप लोग ये सब लिख सकते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर ऑन इंडियाज़ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट सिस्टम, कि इंडिया का इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट सिस्टम में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्या क्या इफेक्ट होगा रशिया यूक्रेन वॉर का, और सजेस्ट सम ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज टू कंपेंसेट सच लॉस। और कुछ कुछ स्ट्रैटेजीज बताने हम लोग को कि हम लोग कैसे इस लॉस से मतलब उठ सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज़ कार्बन फार्मिंग, हाउ कैन दिस चेंज द एग्रीकल्चर पैटर्न विज विज क्लाइमेट चेंज प्रोसेस। तो कार्बन फार्मिंग क्या होता है ना, ये कार्बन फार्मिंग एक थोड़ा नाम बदल के दिया है, ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है, तो इसके बारे में हमें बताना था। और कैसे ये जो सिस्टम है ये एक तरह से एग्रीकल्चर पैटर्न को क्या कर सकते हैं, हाउ कैन मतलब बदल सकता है, क्लाइमेट चेंज प्रोसेस भी ला सकता है, मतलब एग्रीकल्चर पैटर्न को तो बदलेगा ही और क्लाइमेट चेंज में भी होगा। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और कार्बन फार्मिंग होता है क्या है कि हम लोग बहुत सारा पेड़ पौधा लगा करके ये करके कार्बन को कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन हाउ इंडिया कैन कंट्रीब्यूट थ्रू द रियलाइजेशन ऑफ द हाई क्वालिटी पार्टनरशिप ऑफ द 14th ब्रिक्स समिट 2022 विद इट्स साइमल्टेनियस एक्टिव रोल इन द क्वाड एक्टिविटीज़ अगेंस्ट चाइना। देखिए यहाँ पे दो चीज़ पूछा है, ब्रिक्स के बारे में तो पूछा ही है, साथ में क्वाड के बारे में पूछा है। अभी हाल में जो ब्रिक्स समिट हुआ था ये चाइना का लीडरशिप में हुआ था और वहाँ पे हम लोग मीटिंग किए थे कि कैसे हम लोग को अपना मतलब कि डेवलपमेंट करना है एक उधर का ऑर्गेनाइजेशन में, बट हम लोग साथ में इधर ये भी कर रहे हैं कि हम लोग को क्वाड जो है, क्वाड चाइना के विरुद्ध है, तो इंडिया कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है दोनों चीज़ को। तो यहाँ पे यही है कि इंडिया नीड्स टू फाइट विद द, मतलब इंडिया को अपना नेशनल इंटरेस्ट और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के मतलब को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। तो ये था। फिर आगे जो क्वेश्चन है ये तो स्टैट से आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम इसका सॉल्यूशन बना के टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो एक एक करके आप ये देख लीजिए जो क्वेश्चन है, जो ये पाई चार्ट से क्वेश्चन आया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था लाइन ग्राफ से, नहीं ये तो बार ग्राफ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ लाइन ग्राफ से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये डेटा टेबुलेशन डेटा से क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ये टोटल क्वेश्चन थे ऑडिटर एग्ज़ाम जो अभी हुआ। फिर एक और ऑडिटर एग्ज़ाम है जो 5 नवंबर को कंडक्ट किया जाएगा, तो उसका भी क्वेश्चन आई विल अपलोड। आप लोग एक काम कर सकते हैं, जो लोग 67th BPSC मेंस देंगे आप लोग इसे एक बार सॉल्व कीजिए, क्योंकि जो भी करेंट अफेयर है वो तो हम लोग को भी पढ़ना ही है, ठीक है, वो 67 वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बार उसे सॉल्व कीजिए,
जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम लाइक कंडीशन और बीपीएससी कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, आप लोग टेस्ट दे रहे होंगे, डेट इज़ वेल एंड गुड, बट अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन विल give you more confidence that how can you attempt the question in examination। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।